नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं द बिग बुलियन शो। और इस शो में हम लोग डिस्कस करते हैं कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और इन्वेस्टर से जुड़ी हुई बातें, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं या कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज निर्मल बंग से कुणाल शाह जी हैं। नमस्ते कुणाल भाई, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी। सो कुणाल भाई, अगर हम बात करें, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बड़ा डिस्कस किया था, जो रिटेल इन्वेस्टर का जो माइंड सेट था उसको रीड करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। चूंकि हम गोल्ड सिल्वर में ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो जिसको सोना खरीदना है, सही समय कौन सा होता है? जब कीमत गिर रही हो, जब स्थिर हो, या जब तेजी हो? हमने आपके शो में लास्ट टाइम जब हमने आई थिंक फरवरी में शो किया था यही पॉडकास्ट, और इसमें हमने समझाया था रिटेल निवेशकों को कैसे उन्हें मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। सो कंटिन्यूइंग विद दैट थीम, सो जब आपको सोने में इन्वेस्ट करना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, सबका यही सवाल होता है। सो वो टाइम पे मुझे याद है यूफोरिया था गोल्ड में, $5,200 का भाव था जब हमने शो किया था। इंडिया में तकरीबन 1,70,000 का भाव चल रहा था। सो वो टाइम के बाद हमने 6 महीने बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ ABCD रीज़न एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखा गोल्ड में, जहाँ पे गोल्ड के प्राइस $4,000 टेस्ट हुए हैं। और आज जब हम ये शो कर रहे हैं तब $4,450 के आसपास गोल्ड चल रहा है। सो गोल्ड में सही समय जो बाय करने का है, जब करेक्शन आता है, गोल्ड के फंडामेंटल समझना निवेशकों को बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में गोल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। सो आज के जो विश्व के हालात है, इसमें गोल्ड के फंडामेंटल पहले से बहुत गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जो गोल्ड बाई करने का या गोल्ड होल्ड करने का जो आपका जो पर्पस है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि 1970 में जो ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था, पहले जो सिस्टम था वर्ल्ड में, क्या था कि आप गोल्ड को बैक करके करेंसी प्रिंट कर सकते हो। सो वो 1971 में अबॉलिश किया गया। और उसके बाद 2008 में एक क्राइसिस आया, 2020 में कोविड क्राइसिस आया, और अभी हम एक डिफरेंट टाइप का क्राइसिस देख रहे हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल बैंक की डेट लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे यूएस की डेट आज $40 ट्रिलियन हो गई है। हर साल अमेरिका जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट करेंसी है, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, जो US डॉलर है, उनकी डेट हर साल $2 ट्रिलियन से बढ़ रही है। सो एवरी ईयर, सो नेक्स्ट ईयर ये डेट हो जाएगी $42 ट्रिलियन। सो आज की तारीख में जब कोई भी कंट्री या इंडिविजुअल की जब डेट बढ़ती है, तब 3 रास्ते होते हैं उनके पास। सबसे पहला रास्ता होता है कि उनकी इनकम बढ़ा के वो डेट को पे करें, बराबर है। आज $40 ट्रिलियन की डेट हो गई है, इनकम कितनी बढ़ाएगी बढ़ा के? सो इनकम बढ़ाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? टैक्स बढ़ाना पड़ता है। सो टैक्स बढ़ाने की हालत में नहीं है, वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। आज US में डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ से 20% टैक्स बढ़ाते हैं तो इलेक्शन हार जाएंगे। सो वो करने वाले नहीं है। सो दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आज आपका जो भी डेट बढ़ रहा है, बराबर है, वो डेट को आपको सर्विस करना है। एक तो आपको इंटरेस्ट सर्विस करना है और आपको डेट को पे ऑफ करना है, या फिर आप डेट में डिफ़ॉल्ट हो जाते हो कि भाई मैं पैसा पे नहीं कर सकता हूँ। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो होता है डिफ़ॉल्ट। सो कैन US एवर डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेट? अगर US बोलेगा कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, आपने मेरी ट्रेजरी में $1 ट्रिलियन डाला है, जापान को बोलेगा मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, पूरा फाइनेंशियल मार्केट, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बराबर है। पूरा वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा चारों बाजू। सो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो तीसरा जो रास्ता है वो क्या है? टू इन्फ्लेट द डेट। मैं आपको एकदम ये इंग्लिश वर्ड में एकदम सिंपल भाषा में कहूँगा कि आप पैसे छाप के वो डेट को या उसका इंटरेस्ट पे करो। सो जब ये हुआ है, जब मॉनेटरी डिबेसमेंट जिसे कहते हैं, या इसे कहते हैं कि जब आप डेट को इन्फ्लेट करते हो, आपका डेट को चुकाने के लिए आप और करेंसी प्रिंट करते हो, तो वो जो टाइम स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन का। सो कोविड के टाइम पे तकरीबन $5-5.5 ट्रिलियन का प्रिंटिंग हुआ था। हम ऑलरेडी इजी मॉनेटरी पॉलिसी में ही है,
लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सब मैं सुन रहा हूँ 6 महीने से, बट द फैक्ट इज अमेरिका की बैलेंस शीट, यूएस की जो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट है वो 240 बिलियन डॉलर से बड़ी है. सो एवरी मंथ 40 बिलियन का प्रिंटिंग अमेरिका कर रहा है थ्रू रिवर्स रेपो परचेज से. सो ऑलरेडी ईजिंग चालू है. एक साइड पे बातें हो रही है टाइटर इंटरेस्ट रेट की, बट एक साइड पे ऑलरेडी ईजिंग चालू है. सो अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हायर डेट, अमेरिका की और जापान की दोनों की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है वॉर के कारण. सो वॉर एक मीडियम है जिसके कारण इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, और ऐसे टाइम पे ये जो इनकी डेट बढ़ी हुई है और इनकी जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, इसको कंट्रोल में करने के लिए इनको प्रिंटिंग करना पड़ेगा. सो इसे ये लोग नाम देंगे यील्ड कर्व कंट्रोल. सो ये सब नए नए एग्जॉटिक नाम है, बट काम एक ही है, पैसे छापना. सो एकदम लो ग्राउंड लेवल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि जब ये लोग कहते हैं कि वी विल कंटिन्यूसली प्रिंट द मनी और वो डेट पे करेंगे, ऐसे एकदम सिंपल भाषा में अगर डिकोड करना है तो मैं आपको समझाऊंगा. आज आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आपको लग रहा है ये 5 करोड़ में मैं मेरी लाइफ आराम से निकाल लूंगा. पर अगर ये लोग ने 10 ट्रिलियन डॉलर छाप दिए फॉर एग्जांपल, तो आपका जो 5 करोड़ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ रुपए. तो आपको लग रहा है जो जैसे मैं देख रहा था ईरान में आज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. आज आप ईरान में सब्जी लेने जाओगे तो आपको इतने सारे करेंसी के बंडल लेके उनको ये मिलियंस ऑफ ईरान करेंसी में चुकाने पड़ेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फियर. आगे जाके ऐसे होने के फियर बढ़ते जा रहे हैं. तो गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो में रहना वो स्ट्रेटेजिक है. वो कल उठ के ऐसे कोई हालात जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किए थे. सो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पहले जब मनी प्रिंटिंग किया गया था, तो जब जर्मनी में वो हालात हो गए थे कि इट वाज, जब घर पे ठंडी का सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है वहाँ पे, सो इट वाज मोर अफोर्डेबल फॉर द जर्मन सिटीजन टू बर्न मनी रेदर देन मार्केट से वुड लेके आया और वो वुड चिमनी में डाला. सो उनके लिए वो महंगा था, तो अपने घर पे जो करेंसी पड़ा है वो पेपर को ही वो लोग चिमनी में डाल देते थे. सो इतनी प्रिंटिंग हुई थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ था. सो हिस्ट्री इज अ बिगेस्ट एविडेंस ऑफ व्हाट कैन हैपन, व्हाट मे हैपन. तो ये सब होगा ऐसा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब होने का डर है अभी, कि अभी ये लोग ऐसे ही डेट बढ़ाते रहेंगे तो उसको सर्विस कैसे करेंगे. आज लोग बात कर रहे हैं कि यूएस विल इंक्रीज इस इंटरेस्ट रेट. सो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ता है, सो 4% से 5% होता है, तो $250 बिलियन का तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल 4% से 6% हो गया इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट ही हो जाएगा सिर्फ $500 बिलियन. तो इन लोग को बहुत डिफिकल्ट चॉइस करनी होगी आगे जाके यूएस को. सो आइदर दे हैव टू स्लो डाउन और परहैप्स फॉल इन द इकोनॉमी. अच्छा, फॉल इन द इकोनॉमी कैसे करेंगे, होने देंगे, क्योंकि ये लोग की जो टॉप टेक कंपनीज है वो लोग ने ये साल नहीं तो रफली 650 से $700 बिलियन का एआई में इन्वेस्टमेंट किया है. तो अगर इंटरेस्ट रेट 4% से 6% होने वाला है, तो ये सब तो कंपनी काम तमाम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 4% से 6% हो जाता है और सामने इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तो क्या करेंगे ये लोग. सो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आगे जाके सम और द अदर वे में टाइटल चेंज हो जाएगा, पर पैसे छपने वाले हैं. ये मेरा बोल्ड फोरकास्ट है. सो वी आर गोइंग टू सी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू मनी प्रिंटिंग साइकिल, द न्यू मॉनेटरी एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड. आई डोंट नो व्हेन, एग्जैक्ट टाइमिंग मैं नहीं बता सकता हूँ. शायद 2 महीने बाद, शायद 6 महीने बाद, और मे बी शायद 10-12 महीने बाद. बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी a sharp decrease in the value of the dollar and sharp increase in the price of gold and other commodities. So
कमोडिटी में गोल्ड, जो हमारे निवेशक आपका शो देख रहे हैं, जब भी आप गोल्ड, मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस $4,000 के नीचे जाने चाहिए। सो मेरी राय में जब गोल्ड $50-100 का कोई भी इन्फ्लेशन बढ़ गया या इसके कारण गोल्ड नीचे आ गया, आप गोल्ड में पोजीशन कीजिए। आई थिंक इन नेक्स्ट 2 years, ज़्यादा नहीं, पर गोल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स $4,800 to $5,000 एंड मे बी इवन हायर देन दैट, बट मैं कंजर्वेटिव फोरकास्ट देता हूँ हमेशा। सो मुझे लग रहा है कि ये राइट टाइम है, निवेशकों को गोल्ड में रहना चाहिए। और हमने बहुत अच्छा फॉल देखा है गोल्ड के प्राइजेस में। सो मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी फॉल है इसमें धीरे धीरे आपको एवरेज करना चाहिए और गोल्ड में निवेश करके बने रहना चाहिए। और जब कोई रिटेलर या निवेशक देखता है कि आज गोल्ड के प्राइसेस डाउन है, अगर वो दिन डरना नहीं चाहिए, वो दिन लेना चाहिए। आपने बोला गोल्ड लेना चाहिए, तो किसी के पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए? मतलब ये भी एक आम सवाल है कि भैया गोल्ड तो खरीदे पर कितना उसको रखना चाहिए? सो इन माई 22 years ऑफ एक्सपीरियंस, व्हेनेवर ये जब सवाल मुझे आज से 10-15 साल पहले जब पूछा जाता था, तो मैं कहता था 10% गोल्ड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सो दैट वाज ऑलवेज, या कोई बोलता था 10 या कोई 15। मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है, आई मे साउंड लिटिल वो ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का 20% गोल्ड या दूसरी कमोडिटी में होना चाहिए। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें जब पैसे की वैल्यू कम होने वाली है, तो कमोडिटी का प्राइस कैसे कम आएगा? कमोडिटी का प्राइस कम होने का जगह ही नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम। आगे का मुझे जो फ्यूचर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, ये कंड्यूसिव रहेगा। समझो वर्ल्ड में कोई छोटा क्राइसिस आ गया और उसके कारण सब असेट क्लास में कोई फॉल आ गया, तो सबसे पहले लेना चाहिए गोल्ड। क्योंकि मार्जिन शॉर्टेज के कारण कभी फॉल आता है तो उसमें गोल्ड भी नीचे आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप गोल्ड लीजिए। गोल्ड में आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल बना रहेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन से आपको गोल्ड सेव करेगा। और जब ये सब मैं इवेंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मनी प्रिंट होगा या ऐसा कुछ, तो वो टाइम पे गोल्ड ही आपको सबसे बढ़िया रिटर्न देगा। एक चीज़ मुझे समझाइए कुणाल भाई, अक्रॉस द वर्ल्ड अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो मनी है उसको हार्ड एसेट में रखा जा रहा है। मतलब जो एसेट को आप तुरंत लिक्विडेट कर पाएँ, चाहे गोल्ड हो। इवन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में बड़ी जो टेक कंपनीज है ग्लोबल, जो कभी यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीदती थी, सारा लीज पे अपना ऑपरेशंस करती थी, अभी वो बड़े बड़े सेंटर्स के लिए अपने ज़मीनें खरीद रहे हैं इंडिया में। सो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, जैसे आपने बोला कि पेपर करेंसी या जो पेपर आधारित चीज़ें हैं उनकी वैल्यू कम होगी, तो उस समय ये हार्ड एसेट बढ़ेगा? क्या ये इस प्रकार का सोचना सही है, या ऐसा फ्यूचर में हो जाएगा, या लोगों के पास अपने चीज़ या जो अपना जो पैसा है या जो अपना इन्वेस्टमेंट है या जो सेविंग है उसको हार्ड एसेट में भी रखना बहुत ज़रूरी है? ओके, इट्स बहुत ही अच्छा टाइमली क्वेश्चन है ये। हार्ड एसेट का जो थीम है वो आने वाले 5-10 साल चलने वाला है। क्योंकि व्हेन यू पार्क योर मनी इन हार्ड एसेट, आपके पैसे, जैसे आपने कहा बड़ी बड़ी कंपनी लैंड ले रही है, तो उनका जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा, बराबर कुछ भी करेंगे, वो उसमें उनका कितना फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, वो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। पर मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो जो ज़मीन उन्होंने ली है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसके वैल्यू बढ़ेगी, इसके लिए प्राइस बढ़ेगा। बिकॉज वॉट यू कैन नॉट, देखिए आज आज मैं सेंट्रल बैंक हूँ, मैंने आज सर्टन करेंसी छापी, बराबर है, तो उसके बाद मुझे लगा कि इकोनॉमी को और करेंसी की ज़रूरत है, तो मैंने और एग्रेसिव होके, समझो जितनी पहले छापी थी उससे 3 गुना करेंसी छाप दी, फॉर एग्जाम्पल। सो पहले जो पेपर अवेलेबल था वो लैंड बाय करने के लिए, वो सर्कुलेशन में पेपर बढ़ गया है, तो मोर एंड मोर पीपल विल बी रशिंग टू बाय द एक्चुअल हार्ड एसेट, तो इसीलिए हार्ड एसेट की वैल्यू ऊपर आएगी। तो जैसे ये टाइम ऐसा है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड, नॉर्मल लैंड, कमोडिटीज़ में मैं सब कमोडिटी कहूँगा, नॉट जस्ट गोल्ड एंड सिल्वर, इवन मेटल्स, इवन स्टील, आयरन ओर, जितनी भी कमोडिटीज़ है। सो आई एम नॉट टेलिंग देम टू बाय एंड गो आयरन ओर और स्टील, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि
कमोडिटी की वैल्यू कैसे कम होगी? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज़ द फर्स्ट 2 इयर्स जिसमें हमने एक बहुत ही अलग ट्रेंड देखा है। जब कमोडिटी के प्राइस बढ़े हैं लास्ट 2 साल से, तो सामने सप्लाई साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जैसे कॉपर का प्राइस था 900 रुपये 2 साल पहले, आज 1400 रुपये है, सप्लाई फ्लैट है। सिल्वर के प्राइस, आज आपका सिल्वर 50,000 से 90,000 वाला सिल्वर आज 4 लाख गया, 4 लाख वाला 2 लाख 2.5 लाख। सो 2.5 लाख होने के बावजूद सप्लाई तो आनी चाहिए। पहले 2006, 7, 8, 10 में क्या होता था, एक साल अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते थे तो नेक्स्ट साल सप्लाई आ जाती थी। सो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स माइनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। माइनिंग वॉज नेवर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज उनको हैवी रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, सोशल सर्विस करनी पड़ती है, और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, हैवी जो यूनियन होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। सो माइनिंग वॉज नेवर प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो 10 साल में चाइना ने इतनी एग्रेसिव कैपेसिटी डाल दी कि दूसरे सब कंट्रीज़ है वो लोग सबलाइम हो गए, वो लोग अपनी कैपेसिटी उनकी कम हो गई है, और उसके बाद अभी प्राइजेस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो ऐसा सिनारियो मैंने देखा नहीं है। तो सप्लाई जहाँ पे शॉर्ट है और पैसा प्रिंट होने के चांस से आ गया, तो आगे का जो डायरेक्शन है वो तो तेजी का ही है। सो हार्ड एसेट इज़ द थीम। आप हार्ड एसेट में पैसे रखिए ऐसे टाइम पे। आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, सी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर, बट आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है उसमें हार्ड एसेट होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं बोलूँगा गोल्ड कमोडिटी 20%, 10%, 15%। यू कैन हैव अ लैंड। आप लैंड लेके जिसके जो अफोर्ड कर सकते हैं लैंड बाय करना, उनको लैंड लेनी चाहिए ऐसे टाइम पे। सो आगे का जो टाइम है वो कमोडिटी में जो साइकिल है वो तेज़ी का ही है। बीच बीच में छोटे छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे, बट डायरेक्शनल व्यू है। क्योंकि जो मैंने आपके स्टार्ट ऑफ द शो में बोला, वो डेट कभी पे हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या इनकम इतनी बढ़ सकती है? वो भी नहीं बढ़ सकती है। तो तीसरा कोई चौथा रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। तीसरा रास्ता एक ही है, वो लोग दे विल कीप प्रिंटिंग। फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर से हाइक करेंगे इंटरेस्ट रेट, फिर नीचे आएगा, खराब होगा, फिर से प्रिंट करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये जब तक है ना कुछ बड़ा क्राइसिस नहीं होता है तब तक ये साइकिल चालू रहेगा। और इसलिए कमोडिटी, गोल्ड, हार्ड एसेट इज अ प्लेस टू बी। जब आप बातचीत कर रहे थे हार्ड एसेट और कमोडिटीज़ की, चीन को अगर हम देखें, चीन अभी मैं सिंगापुर में यहीं पे एक इवेंट में ही मैं किसी से मिला था, सिंगापुर से था, तो उनसे चर्चा हो रही थी। तो चाइना हर चीज़ खरीद रहा है, जबकि वो उसके पास उसका प्रोडक्शन है, उसके बावजूद भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों का। गोल्ड का ही देखें हम तो गोल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री 350 टन चाइना प्रोड्यूस करता है, और लास्ट 6 मंथ में उसका इंपोर्ट देखोगे तो 850 टन इंपोर्ट भी कर चुका है। न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, क्रिटिकल मिनरल, जो अदर हार्ड कमोडिटीज़ हैं उनका भी जम के इंपोर्ट कर रहा है और प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो पाइल अप कर रहा है पूरा चाइना, जो हार्ड एसेट की बात कर रहे हैं, तो चाइना को कोई ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि भैया इन चीज़ों पे अपना कब्जा ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो मैं जो हार्ड एसेट आपको बोल रहा हूँ वो चाइना को परफेक्टली समझ में आ रहा है। चाइना का $600 बिलियन यूएस की ट्रेजरी में है, बराबर है। सो उनको मालूम है कि ये ट्रेजरी का कोई वर्थ ही नहीं है, क्योंकि इनका $40 ट्रिलियन का डेट है। एक $40 ट्रिलियन वाली डेट वाली इकोनॉमी वो क्या ग्रोथ करेगी? तो चाइना बहुत स्मार्ट है, उसे मालूम है। तो कॉपर वो लार्जेस्ट स्मेल्टिंग कैपेसिटी कॉपर का है, एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सिल्वर का टॉप कंज्यूमर है। सो वो क्या कर रहा है, वो उसे एक दिन है ना, वो धीरे धीरे वो जो पैसा उसका यूएस की ट्रेजरी में है वो धीरे धीरे वहाँ से पैसे निकाल रहा है और कमोडिटी बाई कर रहा है। और ऐसा भी करेगा कभी कि कमोडिटी पहले बाई कर देगा और ट्रेजरी डंप करेगा। तो कमोडिटी बाई करेंगे वो लोग तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, तो यूएस के लिए नेगेटिव है, और बाद में यूएस की ट्रेजरी डंप करेगा तो उनको वो बॉन्ड यील्ड को नीचे लाने के लिए और पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। सो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे वर्ल्ड वॉर चालू है सर। ये अभी जो एनवायरनमेंट है, द कमोडिटीज आर यूज एज अ मिसाइल्स। अगर इंडिया को डेटा सेंटर डालने हैं
या यूएस को डेटा सेंटर डालना है, उनको कॉपर चाहिए। अगर कॉपर ही नहीं होगा तो डेटा सेंटर कैसे आएंगे? पावर ट्रांसमिशन चाहिए, नया पावर कंजम, नए पावर प्लांट्स डालेंगे यूएस डेटा सेंटर के लिए, तो वो पावर को पावर प्लांट से डेटा सेंटर में मूव इन करने के लिए कॉपर का ट्रांसमिशन चाहिए। तो कॉपर नहीं होगा तो कैसे होगा? गोल्ड, एक दिन चाइना हर महीने 15, 20, 25 टन गोल्ड बाई किए ही जा रहा है, और एक दिन चाइना आके बोलेगा मेरे पास 15,000 टन गोल्ड है। सो जैसे 1970 में पहले था, ऐसे है कि अभी मेरा करेंसी रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं गोइंग फॉरवर्ड मेरे पास जितना गोल्ड है उतना ही करेंसी प्रिंट करूँगा। सो हाइपोथेटिकली ऐसा होगा, ये प्रिडिक्ट करना मेरा काम नहीं है, बट हाइपोथेटिकली इफ आई एम having an exposure towards my currency, suddenly Chinese currency will start appealing me. चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का जो इमेज है दैट, उसकी वजह से लोग चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सो उसकी वजह से अब तक ये ट्रांजिशन हो नहीं पाया है। बट एक दिन जैसे ईरान है या रशिया है, दे आर मोर देन विलिंग टू ट्रेड इन ए चाइनीज करेंसी। सो डे बाई डे एशियन पार्टनर से चाइना ने जिस कंट्रीज को डेट दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, even Pakistan will be willing to settle the trade with the Chinese currency. So basically चाइना का गेम प्लान बहुत सिंपल है, कमोडिटी बाई करते रहो, क्योंकि जो हमारे ट्रेजरी में पैसा पड़ा है यूएस की, उसकी वैल्यू कम होने वाली है, और अगर थोड़ा सा कमोडिटी का प्राइस में और जैकअप कर दूंगा तो यूएस में इन्फ्लेशन शूट अप है, तो वो यूएस के लिए न्यूक्लियर, देखिए वो यूएस के लिए एज गुड एज कोई क्रूज मिसाइल डाली है उनके ऊपर, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा? और प्रिंट करना पड़ेगा, और प्रिंट करना, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ती है तो उसको नीचे लाने के लिए उनको प्रिंट करना पड़ता है, और जैसे वो लोग प्रिंट करते हैं तो और डेट बढ़ती है। तो ये क्या है? इट्स लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल। सो चाइना इज प्लेइंग अ टोटली डिफरेंट वॉर, एक भी मिसाइल छोड़े बिना मिसाइल छूट रही है। सो हमने देखा था ना क्रिटिकल मिनरल का, जब उन्होंने प्रोडक्शन एक्सपोर्ट रोक दिया, तो यूएस में सारी डिफेंस कंपनी, ऑटो कंपनी क्या हो गई? एग्जैक्टली। सो आज यूएस बोलेगा कि मैं 100% टैरिफ चाइना पे लगाऊंगा, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। अगर ट्रम्प साहब ने बोला है कि मैं 100%, नेक्स्ट जैसे आज सवेरे समझो अनाउंसमेंट आया कि 100% टैरिफ लग गया है चाइना पे, चाइना वही दिन 2 घंटे बाद और सर्कुलर निकालेगी, हमारा टोटल रॉ रेयर मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है यूएस को बंद। तो कैसे बनाएंगे प्लेन, कैसे बनाएंगे मिसाइल्स, कैसे चलाएंगे डेटा सेंटर, कैसे चलाएंगे ईवी कार्स? सो चाइना इज हैविंग अ लेवर ओवर ऑल द नेशंस राइट नाउ, बिकॉज उनको जो मैंने आपको जो चीज़ समझाई कि कमोडिटी की वैल्यू बढ़ने वाली है क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होने वाली है, उनको समझ में आ गया है, उनको उनका पैसा कमोडिटी में रखना है, इसीलिए वो कमोडिटी बाई कर रही है। एंड नॉट जस्ट गोल्ड, ऑल द कमोडिटीज। चाइना के स्टेट रिजर्व ब्यूरो के पास मेरा एस्टीमेट है 2.5 से 3 मिलियन टन कॉपर रिजर्व में है। कॉपर की हर साल जो मार्केट है अराउंड 27-28 मिलियन टन की मार्केट है, 28 मिलियन टन की मार्केट में से 3 मिलियन टन कॉपर चाइना की स्टेट रिजर्व ब्यूरो के पास है। सो यू अंडरस्टैंड कमोडिटी इज राइट नाउ अ स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने हाल ही में येन को बचाने के लिए यूएस और जापान दोनों ने मिलकर काम किया कि भैया येन को बचाएं, और येन को बचाने के लिए उन्होंने यूरो को बेचा, डॉलर नहीं बेचा, यूरो को बेच के येन को बचाया। अब इसमें सवाल ये है कि अमेरिका को अपनी ट्रेजरी जो जापान के पास है, कहीं जापान ने ट्रेजरी बेचना शुरू कर दिया तो डॉलर में प्रॉब्लम आ जाएगी और उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो अमेरिका और जापान दोनों मिलके वहाँ पर येन को बचा रहे हैं और यूरो को बेच रहे हैं। मतलब एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि यूएस जो है इस इवेंट से मुझे एक चीज़ ही समझ में आई कि यूएस को लग रहा है कि भैया अपनी इकोनॉमिक हालत ख़राब हो जाएगी अगर जापान और चाइना ने ट्रेजरी बॉन्ड बेचना, ट्रेजरी बेचना शुरू कर दिया। वो फेड तक को बोल रहे कि भैया फेड भी मदद करो येन को जो गिरावट है उसको रोकने के लिए। So before I answer your question, so ever since 2008 crisis, US and Japan
ये बोथ सेंट्रल बैंक्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। आप समझो, दो जन जो अपनी डेट बढ़ाए जा रहा है, दो जन जिनका इन्फ्लेशन, उनका डेट, ये सब कंसर्न है एज ऑफ नाउ। जापान इज डेट टू जीडीपी रेशियो इज आई थिंक रफली अबाउट 140%, यूएस अराउंड 110%। तो ये दोनों की हालत है ना बहुत ख़राब है, बराबर है। सो ये दोनों ने जब 2008 में सबसे पहले जब मनी प्रिंटिंग हुआ था, 2008 वाज द ईयर व्हेन द मनी प्रिंटिंग स्टार्टेड। 2008 के पहले वर्ल्ड जो था वो अलग था, 8 के बाद पूरा अलग है। सो वो टाइम पे जब मनी प्रिंटिंग, तो इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। जापान एंड यूएस वर कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद यूएस कभी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता था, तब जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ईज करता था। जब जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ईज करता था, तब यूएस अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता था। जब यूएस को पैसा चाहिए, तब जापान उसके ट्रेजरी बाई करता था, बराबर है। सो अभी जापान की हालत ख़राब है, तो यूएस को तो खड़ा रहना पड़ेगा। सो इवन दो in spite of their pearl harbor history, they are the strongest ally. US and Japan are the strongest ally, and they both need each other. US को जापान की इतनी ज़रूरत है क्योंकि जापान का US की ट्रेजरी में हाईएस्ट होल्डिंग है। आज $1 ट्रिलियन का होल्डिंग अगर जापान बेचने बैठा, US तो हो गया, गेम ओवर हो जाएगा। आपका जो 10 ईयर जो भी 5% है ना, वो सीधा 8-9% हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सब चीज़ की लोन डबल हो जाएगी, तो पूरा डिप्रेशन हो जाएगा यूएस में। तो यूएस कांट अफोर्ड दैट। सो जो आपने बोला, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक्स। जापान ने बोला कि मैं यूएस का बॉन्ड बेचूंगा, सब लोग हैरान हो गए, ये भाई ये $90 बिलियन का यूएस का बॉन्ड बेचा कैसे? वो बेचा नहीं था, वो पहले से इन लोग का प्लान था, तू बेच, इधर मैं खरीदता हूँ। सो कैसा है, ये एक डेट वाला कंट्री है जो अपना डेट पे करने के लिए दूसरी कंट्री का एसेट बेचता है, वही कंट्री उसका एसेट फिर से ले लेता है। सो दिस शोज कि इन लोग की अंदर से हालत बहुत ख़राब है, नाजुक स्थिति में है। जो पेशेंट पहले आईसीयू पे था, आईसीयू पे स्टिमुलस का स्टेरॉइड डाला, तो स्टेरॉइड डाला तो पेशेंट दौड़ने लगा। अभी स्टेरॉइड का असर कम हो गया है, तो दो चीज़ हो सकता है, या तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, या फिर से स्टिमुलस डालेंगे तो पेशेंट फिर से खड़ा हो जाएगा। तो ये जो अभी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में वो फिर से स्टिमुलस का इंजेक्शन लगने वाला है, इसलिए दोनों पेशेंट बराबर चलने लगेगा। पर इसका लॉन्ग टर्म में इसका जो इफेक्ट है वो ख़राब आने वाला है। और इसीलिए आपके शो में हमारा मैसेज यही है कि हार्ड एसेट में आप बाइंग कीजिए। कमोडिटी के फंडामेंटल तेजी है, तेजी रहेंगे, बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी, तो डरना मत, वो टाइम पे हिम्मत करके माल लेना। और सिल्वर की भी वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी है कुणाल भाई हमने, वो वापस से $2-4-5 सिल्वर बढ़ती है तो लोगों के जज्बात बदल जाते हैं। सी एग्जैक्टली। सो जो सिल्वर आपको $125 में मिल रहा था, वो मैंने देखा, जो आपके शो में फर्स्ट शो में हमने बात किया था, जब $57-58 आया ना, तब टारगेट आने लगे कि ये फिर से $40 होगा, एक बार तो $35 टेस्ट करेगा। तो ऐसे टाइम पे वही जो मैंने आपको पहले लेसन दिया था, दैट इज जनरली द बेस्ट टाइम टू बाय। सो $4000 का गोल्ड, $55 का सिल्वर, ये बॉटम लग रहा है मुझे। और कोई भी फॉल आता है, अक्यूमुलेट करना चाहिए। सिल्वर कंजर्वेटिवली $80 तक जा सकता है, $80 to $85। सिल्वर में भी माइन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। सिल्वर में इतना बड़ा मूवमेंट आया, बट माइन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। सो आई एम रियली, दिस टाइम इज़ डिफरेंट। हर टाइम जो माइनिंग की सप्लाई बढ़ रही है, गोल्ड का भी सेम सिनेरियो है। गोल्ड में इतना प्राइस बढ़ने के बाद क्यों माइनिंग सप्लाई जोर से नहीं बढ़ रही है? बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट बिजनेस। माइन अभी इंडिया में समझो कोलार माइन डेवलप करने की बातें चल रही है, तो माइन करेंगे, स्टार्टिंग में कितना गोल्ड निकलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल में। So for even that mine to develop, it will take 10-15 years where you can extract the full amount of ore. तो सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो ध्यान तेजी है चांदी में।
कुणाल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है, वैसे तो मेरे पास सवाल इतने सारे हैं कि हम करीब करीब 10 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं, पर समय की थोड़ी कमी है। और दोस्तों, ये वाला बिग बुलियन शो का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, Thank you, अपने वीरेंद्र। समय में देखने। थैंक यू।